कहा गया ना कि अगर आप स्टार का लक्ष्य रखते हैं, तारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं, तो चांद पर तो आसानी से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल वही कहावत है कि अगर आप यूपी पीसीएस या बड़े लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी करते हैं, तो सुपर टेट, पीईटी, वीडियो, लेखपाल, टीजीटी, पीजीटी, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यही प्रश्न आते हैं, तो इनकी तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो पीसीएस 2022 की जो परीक्षा है प्री वाली, ये परीक्षा कब होनी है आपको पता ही है कि परीक्षा 12 जून को कैलेंडर में दी गई है। तो समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, जिसके लिए अब आपको प्रतिदिन मॉडल पेपर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, तैयारी करते रहिए। अगर आप सुपर टेट, पीटी, वीडियो, लेखपाल और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके आता है, तब भी ये सीरीज आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगी। करंट अफेयर के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, तो पूरी तैयारी आपकी इस वीडियो के माध्यम से होती रहेगी। तो प्रतिदिन एक मॉडल पेपर आपको अवेलेबल रहेगा, तो इसको आप जरूर अटेंड करिए और देखिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पता हैं और कितने प्रश्न आपने नए सीखे हैं। तो फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करिए। अक्सर जो है यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक साथ कई प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सूची 1 के अंतर्गत प्रावधान है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ये सूची 2 में दिया गया है। तो इसको आपको मैच कराना है। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। और अस्पृश्यता उन्मूलन। तो यहाँ पर आपको मैच कराना है कि किस अनुच्छेद से ये जो प्रावधान है वो संबंधित है। सही जवाब इसका हो जाएगा धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का जो निषेध है ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किया गया है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किया गया है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण ये मिलता है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। और अस्पृश्यता का जो उन्मूलन किया गया है वो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। सही जवाब इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पर बात हो रही है फेडरलिज्म की, कि जो संघवाद होता है यह किस देश से लिया गया है। तो सही जवाब इसका कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन डी। और फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संघवाद की व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत जितनी भी अनुसूचियां हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, उनको लिख कर रटिए, याद करिए, क्योंकि अक्सर जो है आपको 10 से लेकर 20 प्रश्न तक यूपी पीसीएस में देखने को मिलेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है इसी प्रकार अनुच्छेद और जो इसके पार्ट हैं, भाग होते हैं, इस पर आधारित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वह एक मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है। तो संसदीय प्रणाली जो चलती है वो किस सिद्धांत पर चलती है, यही पूछा गया है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, न्यायपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व का सिद्धांत, न्यायपालिका की सर्वोपरिता या संसद की सर्वोपरिता। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक है, तो भारत में कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व से ही संसदीय शासन प्रणाली संचालित होती है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है, तो ये प्रश्न भी दोबारा से आ सकता है। सही जवाब ऑप्शन ए है, 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, क्योंकि उसमें सबसे वरिष्ठ, सबसे बुजुर्ग सदस्य यही थे। और जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसके 2 दिन के बाद गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी कि संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो याद रखना इसको।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य किसको सुरक्षित करना है? व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को, सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को। तो प्रस्तावना का जो मूल उद्देश्य है वो किसको सुरक्षित करना है? सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे, राष्ट्र की एकता और अखंडता भी बनी रहे, इसी मूल भावना को सुरक्षित करना उद्देश्य है प्रस्तावना का। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपको जवाब पता ही होगा, ऑप्शन बी है लखीमपुर खीरी। तो याद रखना कि ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ये जो उद्यान है ये बाघों के लिए और बारहसिंगा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप कौन सा होगा? संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या होगा? केंद्रीकृत, सहकारी, सौदाकारी या परस्पर विरोधी? डेफिनेटली सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि सहकारी संघवाद। ठीक है, वस्तुतः केंद्र व राज्य के मध्य सहयोग और समन्वय से ही शासन व्यवस्था संचालित होती है। निम्नलिखित में कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के विषय में निर्णय करता है? संसद सदस्यों की जो अयोग्यता होती है, डिस्क्वालिफिकेशन, उसके बारे में कौन निर्णय करता है? तो ये निर्णय लेता है भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में निर्णय जो होता है ये निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो रंगीला घराना जो था यह किस स्थान पर स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन बताओ, ऑप्शन सी यानी कि आगरा। फयाज खान ध्रुपद और ख्याल गायन के बहुत ही अच्छे गायक थे, श्रेष्ठतम गायक थे। वो आगरा के रंगीला घराना से संबंधित थे। आम की जो लंगड़ा किस्म होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले से मानी जाती है? लंगड़ा आम आपको भी बहुत पसंद होगा। ये वाराणसी से इसका माना जाता है कि वाराणसी में इसका जन्म हुआ था। और इसी प्रकार से कुछ अन्य वेराइटीज़ हैं जैसे कि तोतापुरी आम कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह पाया जाती है और काफ़ी मशहूर वेराइटी है। हापुस आम महाराष्ट्र में। रत्नागिरी आम लगभग 1-1.5 किलो का माना जाता है, इसे 300 से 450 ग्राम में मिनिमम होता है। ये महाराष्ट्र क्षेत्र के रत्नागिरी, देवगढ़, रायगढ़ और कोंकण में पैदा होता है रत्नागिरी नामक जो आम होता है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जिले हैं कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए विकल्प हैं और गेस करिए। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और ये देखिए बात हो रही है 2011 के संदर्भ में, इसीलिए इलाहाबाद लिखा गया है जो कि अब प्रयागराज है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या थी वो इलाहाबाद की थी और न्यूनतम महोबा की। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब होगा इसका कौन बताओ? सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ठीक है, जीके गोखले। तो इस सोसाइटी के जो सदस्य होते थे आजीवन देश की सेवा करने का वचन लेते थे। सोसाइटी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए 100 रुपये प्रतिमाह की राशि भी देती थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जीके गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य था नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में किस वर्ष और किस माह में विलय हुआ था? तो नवंबर 1948 में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हैदराबाद रियासत के 1948 में भारत में विलय होने के पहले यहाँ करीब 2 दशक तक 2 सदियों से आसफ जाही वंश का राज था। तो अगर एग्जाम में आया कि हैदराबाद रियासत का जब भारत में विलय हुआ तो उसके पहले वहाँ पर किस वंश का शासन था? तो आसफ जाही वंश था। ठीक है, तो आज का जो तेलंगाना है ना वही क्षेत्र भारत की आज़ादी के वक्त हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। हैदराबाद रियासत का भारत के ब्रिटिश साम्राज्यवाद के स्वतंत्रता हासिल करने के 1 वर्ष और 1 महीने के बाद, मतलब 13 महीने के बाद इसका भारत में विलय हुआ था। 15 अगस्त 1947 से पहले 2 तरह के भारत अस्तित्व में थे। पहला ब्रिटिश, फ्रेंच और पुर्तगाली साम्राज्यों के अधीन भारत जिन पर इन विदेशी ताकतों का शासन था। दूसरा भारत था जिसमें राजे रजवाड़े और स्थानीय शासकों के अधीन आने वाला भारत था। उस वक्त भारत में 522 रियासतें थी। याद रखना, 522 रियासतें। हैदराबाद देश की कुछ बड़ी रियासतों में से एक था।
और देखो अगला क्वेश्चन है मैरियाना खाई, इसको मैरियाना ट्रंच कहते हैं, बहुत ही गहरी खाई है, किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर। मैरियाना ट्रंच विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर मतलब 124 मील पूरब में स्थित है। यदि इसकी गहराई के बारे में आप जानना चाहें तो माउंट एवरेस्ट को उठाइए और इसके गर्त में डाल दीजिए, इस गड्ढे में डाल दीजिए माउंट एवरेस्ट को, तो फिर माउंट एवरेस्ट की जो चोटी होगी वो समुद्र तल से 1.6 किलोमीटर नीचे रहेगी। समझ लो कि 1 मील के नीचे रहेगी। तो इतनी गहरी खाई है ये। मारियाना गर्त का आकार अर्धचंद्राकार है जो लगभग 2550 किलोमीटर मतलब 1580 मील लंबा और 69 किलोमीटर चौड़ा है। गर्त की अधिकतम गहराई इसके दक्षिणी भाग में एक छोटी घाटी है जो चैलेंजर डीप कहलाती है और समुद्र तल से लगभग यह कुल मिला के 11 किलोमीटर तक मतलब गहरी है। एक मापन के अनुसार यह कुल मिला के देखा जाए तो 11 किलोमीटर 33 मीटर की गहराई तक जाता है। हालांकि इस माप को अभी तक दोहराया नहीं किया है, मतलब 11 किलोमीटर के आसपास। आप जानते ही हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो लगभग कितना है, 8 किलोमीटर समथिंग मीटर है। जैव ऑक्सीजन मांग, इसको BOD भी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो सही जवाब होगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए। सही जवाब ऑप्शन सी होगा इसका। और BOD से जैव प्रदूषण का भौतिक, रासायनिक और जैविक आधारों पर मूल्यांकन और निर्धारण किया जाता है। जल की गुणवत्ता का निर्धारण जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि BOD, रासायनिक ऑक्सीजन मांग केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और घुली ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन के मान के आधार पर किया जाता है। तो BOD जो है ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।